Okay, so this is a part 2 video of the regulation, nervous regulation of the respiratory system. Part 1 वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया डॉर्सल ग्रुप्स को, वेंट्रल ग्रुप्स ऑफ द मेड्यूला. अभी पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर्स जो हैं, जो कि हमारे पोन्स के दो सेंटर्स हैं. सो द फर्स्ट सेंटर इज़ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? एक तो ये हमें पता है कि ये अपर पार्ट ऑफ द पोन्स में, ठीक है, एपन्यूस्टिक नीचे होते हैं, न्यूमोटैक्सिक ऊपर होते हैं. और दूसरा ये डोर्सो लेटरली. अच्छा, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, ये मैंने ब्रेन की एक साइड बनाई है, ठीक है. ये ब्रेन की फॉर एग्जांपल एक साइड है, उसमें एपन्यूस्टिक सेंटर भी है, न्यूमोटैक्सिक भी है, डोर्सल ग्रुप भी है. इसी तरह के सेम सेंटर ब्रेन की, अगर ये राइट है तो उसकी लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है. अगर ये राइट साइड है, सेम सेंटर्स पीछे लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होंगे. तो दोनों साइड पे सेम डिटो कॉपी जो है, सेम ही चीज़ पड़ी हुई होती है. अच्छा, तो जो हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स हैं, ये एक तो अपर पार्ट में प्रेजेंट है, और दूसरा ये कि ये डोर्सो लेटरली प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ब्रेन को यूं इस तरह ड्रॉ करें ना, तो ये सेम इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी पड़ा हुआ है, ठीक है. तो डोर्सो लेटरली जो है ना, ये इनकी पोजीशन होती है, डोर्सो लेटरल. ओके, अब इनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं हम वो देख लेते हैं. इसके अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं. एक न्यूक्लियस जो है वो होता है पैराब्रेकियल न्यूक्लियस, पैराब्रेकियल न्यूक्लियस. और दूसरा इसमें हमारे पास होता है सब पैराब्रेकियल, सब पैराब्रेकियल न्यूक्लियस. सब पैराब्रेकियल न्यूक्लियस को हम वेंट्रल पैराब्रेकियल न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है. सब पैरा को हम क्या भी कहते हैं? वेंट्रल पैराब्रेकियल. और इसका एक और तीसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस, ठीक है. कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस. ये सारे अलग अलग नहीं है, ये एक ही के नाम है, डिफरेंट, ठीक है. साइंटिस्ट भी परेशान थे, उन्होंने भी एक ही चीज़ के तीन तीन नाम रखे हुए हैं. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स. एक है हमारे पास पैराब्रेकियल, एक है सब पैराब्रेकियल, और सब पैराब्रेकियल को ही वेंट्रल पैराब्रेकियल और कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस भी कहते हैं. अच्छा, अब ये जो हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ना, ये डोर्सल ग्रुप ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. सो इट कंट्रोल्स डोर्सल ग्रुप, डीजी लिख देती हूँ, ठीक है, डीजीआर लिख देती हूँ. डोर्सल ग्रुप के जो सिग्नल्स हैं ना, उनको कंट्रोल कर रहा होता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और सेकेंडली इसका काम ये होता है कि इंस्पिरेशन को लिमिट कर रहा होता है, ठीक है. इट लिमिट्स इंस्पिरेशन. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मेरा इंस्पिरेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 0.2 सेकेंड के लिए मैंने अपनी जो है ना, ये 0.5 सेकेंड के लिए लेट सपोज मैंने इंस्पिरेशन कर लिए. अब मेरे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बता देंगे कि इससे ज़्यादा और इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, इंस्पिरेशन यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है लिमिट कर देते हैं इंस्पिरेशन को, कि आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर जितना भी टाइम है, 5 सेकेंड अगर मैक्सिमम मैंने इंस्पायर कर लिए, तो उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है उस रेस्पिरेशन को स्टॉप करा देते हैं. और ये इनका एक और काम भी ये होता है, ये थोड़ा सा इनका इनहिबिशन वाला काम है. ये क्या करते हैं कि ये एपन्यूस्टिक सेंटर को रोक देते हैं, क्योंकि एपन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है कि वो ब्रीदिंग करा रहा होता है, इंस्पिरेशन करा रहा होता है. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर नेगेटिव काम करते हैं, वो क्या कराते हैं? एपन्यूस्टिक सेंटर को स्टॉप कर रहे होते हैं. लेकिन इन रिटर्न एपन्यूस्टिक सेंटर बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है, वो क्या करता है कि वो हमेशा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सपोर्ट करता है, वो हमेशा इसको इंक्रीज़ कर रहा होता है. तो ये एपन्यूस्टिक सेंटर जो है ना, ये प्लस में इसको हम शो करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा होता है न्यूमोटैक्सिक को, लेकिन न्यूमोटैक्सिक नेगेटिवली एपन्यूस्टिक को कंट्रोल कर रहा होता है. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ पीछे मिस की है, तो मैं वो बात इधर बता देती हूँ कि जो हमारे पास वेंट्रल ग्रुप है ना, उसमें जो हमने बताया दो न्यूक्लियस हैं, ये वो है. और जो हमारे पास डोर्सल ग्रुप है, डोर्सल ग्रुप डायाफ्राम को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वेंट्रल ग्रुप जो है ये हमारे पास दो तरह की मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है. एक जो एक्सेसरी मसल्स हैं रिस्पिरेशन के, फॉर एग्जांपल जैसे रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, या ओब्लीक मसल्स हो गए जितने भी हमारे हैं, ठीक है. तो ये उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको सिग्नल दे रहा होता है. और सेकेंडली ये हमारे पास सिग्नल दे रहा होता है इंटरकोस्टल मसल्स को, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है.
ओके तो चूंकि हमारे पास जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, अभी हम यहाँ से एपिनेस्टिक सेंटर को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इधर सारा डाटा हमने न्यूमोटैक्सिक का लिखा है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्योंकि हमारे पास इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, तो अगर इसका सिग्नल वीक होगा तो इंस्पिरेटरी रेट हमारा बहुत, मतलब टाइम बहुत कम होगा इंस्पिरेशन का, तो हम सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए इनहेल करेंगे। और अगर ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनहेल कर रहे होंगे, मतलब 5 सेकेंड तक हमारे इनहेलेशन का प्रोसेस जा सकता है। अच्छा, सो लेट्स नाउ डिस्कस द लास्ट सेंटर, दैट इज़ द एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो, जैसे मैंने बताया कि वो एक तो लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और ये ग्रीन फ्लैग किस्म का जो है वो कंट्रोल सेंटर है। ये हमेशा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को प्रमोट करता है कि तुम अपना काम करो, ठीक है। ये इसको एग्जेजरेट करके इसको प्रमोट कर रहा होता है कि तुमने अपना काम करना है, लेकिन इन रिटर्न न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस बेचारे को हमेशा रोक देता है कि तुमने आगे ये काम नहीं करना। अच्छा, अब जो हमारे पास एपनिस्टिक सेंटर है ना, वो क्या करता है, डॉर्सल ग्रुप ने तो वैसे ही इंस्पिरेशन करानी है, तो एपनिस्टिक सेंटर इसको और स्टिमुलेट कराएगा कि तुम अपनी डेप्थ इंक्रीज करो इंस्पिरेशन की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की डेप्थ को इंक्रीज करा देता है और एक्सपायरेशन को डिले करा देता है, ताकि हम इजीली जो है वो लॉन्ग इनहेलेशन करते रहें। सो इट इंक्रीज द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिले ऑनसेट ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये सारे सेंटर्स काम करते हैं। ओके, सो यही हमारे पास 4 सेंटर्स थे जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये काफ़ी गन बन गया यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ये बहुत इजी है। मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। 4 सेंटर्स हैं हमारे पास, डॉर्सल ग्रुप है, वेंट्रल ग्रुप है, न्यूमोटैक्सिक और एपनिस्टिक सेंटर है। डॉर्सल ग्रुप जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस कंट्रोल कर रहा होता है, इसमें ये 2 न्यूक्लियस हैं, इसमें ये 2 न्यूक्लियस हैं। ये जो है हमारे पास डायफ्राम को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन कराता है। ये भी हमारे पास नॉर्मली ये एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी हो तो तब ये एक्टिव होते हैं। फिर हमारे पास नीमोटैक्सिक सेंटर हैं, ये आके इंस्पिरेशन को लिमिट करे होते हैं कि कम से कम टाइम के लिए इंस्पिरेशन करा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास आते हैं एपनिस्टिक सेंटर, और एपनिस्टिक सेंटर का क्या काम होता है कि वो लॉन्ग करा रहे होते हैं इंस्पिरेशन को, ताकि डिलेड टाइम तक हम इंस्पिरेशन करते रहें। अब जो इन सारे सेंटर्स में से नर्व्स आएंगी ना, मोटर नर्व जिन्होंने जाके फंक्शन करना है, वो इस स्टेम के अंदर से गुजर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि हमारे पास इस तरह की वो स्टेम है, ब्रेन स्टेम जो जिसको हमने कहा है, यहाँ से हमारे पास ये नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। और ये नर्व डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट फंक्शन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें से अगर जो फ्रेनिक नर्व निकली है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व निकली है, C3 to C5 से वो ओरिजिनेट हो रही होती है, और वो किसको सप्लाई कर रही होती है, डायफ्राम को, ठीक है। और वो हमें पता है कि वो कहाँ से निकली है, मैंने ये बात बताई थी कि डायफ्राम से निकलने वाली कहाँ से आ रही होती है, डोर्सल ग्रुप से आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक नर्व निकल रही होती है, इंटरकोस्टल नर्व। इंटरकोस्टल नर्व निकलती है T1 to T11, और ये सप्लाई करती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद हमारे पास आती है वेगस नर्व, और वेगस नर्व जो है, इसके भी जो इफरेंट फाइबर्स हैं वो रिस्पिरेटरी सेंटर से ही आ रहे होते हैं, और ये आगे जाके हमारे पास रिस्पिरेटरी मसल्स को और उन चीज़ों को प्रोवोक करी होती है फॉर इंस्पायरेशन। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है रिस्पिरेटरी सेंटर्स का, इस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द स्टमक, सॉरी, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द लंग्स, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कौन कौन से हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, लंग्स के, वो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडली हमारे पास इरिटेंट रिसेप्टर्स, कि अगर बाहर से फॉर एग्जांपल कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गए तो इरिटेंट रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएंगे और रिस्पिरेशन को स्टॉप कराएंगे। इसी तरह कीमो रिसेप्टर भी
अफेक्ट कर रहे होते हैं इस पूरे प्रोसेस को, कि कब हमने इस प्रोसेस को तेज़ करना है, कब कम करना है। ये हम केमिकल कंट्रोल में नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में देखेंगे जब हम उसकी रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद बैरो रिसेप्टर भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बैरो रिसेप्टर्स और जे रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ, आगे हम वो एक तरह की नर्व्स होती हैं जे रिसेप्टर्स की, जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो जे रिसेप्टर्स, तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं इस पूरे सिस्टम को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द नर्वस कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।